अगली सुबह दिल्ली की ठंडी हवा पूरे शहर में फैल चुकी थी। लेकिन आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। रात भर वह एक ही चीज को देखता रहा, वही पुरानी पीतल की चाबी और वीर प्रताप राजघराना वाला सिक्का। वीर की आखिरी बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। हवेली तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। आर्यन ने धीरे से चाबी अपनी जेब में रखी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब मैं सच जाने बिना नहीं रुकूंगा। उसी समय रघुवीर सिंह अपने बंगले में बैठे थे। सामने वीर की तस्वीर रखी थी। उन्होंने तस्वीर के सामने दीपक जलाया। धीरे से बोले, दोस्त, तुमने अपना फाराजा निभा दिया, अब मेरी बारी है। तभी राघव अंदर आया। सर, आर्यन हवेली जाने की तैयारी कर रहा है। रघुवीर सिंह कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, उसका रास्ता आसान मत बनाना, उसे हर सच अपनी हिम्मत से हासिल करना होगा। राघव हैरान रह गया। लेकिन सर, अगर दुश्मन पहले पहुंच गया तो? रघुवीर सिंह की आवाज भारी हो गई। यही तो असली परीक्षा है। एक वारिस सिर्फ जन्म से नहीं बनता, उसे हालात बनाते हैं। दूसरी तरफ मल्होत्रा ग्रुप हेडक्वार्टर। विक्रम मल्होत्रा अपने निजी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, विक्रम, विवान और एक रहस्यमयी महिला। उसका नाम था मायरा कपूर, पूरे देश की सबसे चालाक कॉरपोरेट स्ट्रैटेजिस्ट। विक्रम ने उसकी तरफ एक पुरानी तस्वीर बढ़ाई। तस्वीर में छोटा सा आर्यन था। मायरा ने तस्वीर देखते ही कहा, तो ये बच्चा जिंदा है। विक्रम ने दांत भींच लिए, और अब उसे हमेशा के लिए गायब करना होगा। विवान चौंक गया। डैड, ये लड़का आखिर है कौन? विक्रम ने पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, जिस दिन तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। उधर कॉलेज में राधिका लगातार तीसरे दिन आर्यन का इंतजार कर रही थी। क्लास शुरू हो चुकी थी, लेकिन आर्यन नहीं आया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब तुम्हें उसकी आदत हो गई है। राधिका ने पहली बार बिना झिझक कहा, हाँ, मुझे उसकी चिंता हो रही है। उसी समय कबीर क्लास में भागता हुआ आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था। राधिका, आर्यन कॉलेज नहीं आएगा। वो कहीं बाहर गया है। कहाँ? कबीर ने धीरे से जवाब दिया, वो अपनी पहचान ढूंढने निकला है। राधिका की आंखों में चिंता उतर आई। दोपहर दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच आर्यन की पुरानी बाइक धूल उड़ाती हुई एक सुनसान रास्ते पर बढ़ रही थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पेड़, सन्नाटा और अजीब सी खामोशी। करीब आधे घंटे बाद उसके सामने एक विशाल लोहे का गेट दिखाई दिया। गेट पर जंग लगी हुई थी। ऊपर पत्थर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, वीर प्रताप महल। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जेब से वही पुरानी चाबी निकाली। जैसे ही वह ताले के पास पहुंचा, पीछे से किसी की भारी आवाज गूंजी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उस ताले को मत छूना। आर्यन एकदम पलटा। सामने सफेद दाढ़ी वाला लगभग 70 साल का एक बुजुर्ग खड़ा था। उसके हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी थी, आंखों में अजीब सी चमक। उसने आर्यन को ध्यान से देखा, फिर उसकी गर्दन में लटका सिक्का देखकर उसके हाथ कांपने लगे। बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह धीमी आवाज में बोला, युवराज, आखिर आप लौट आए। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली सुबह दिल्ली की ठंडी हवा पूरे शहर में फैल चुकी थी। लेकिन आर्यन की आंखों में घने जंगलों के बीच सैकड़ों साल पुरानी हवेली के सामने आर्यन बिल्कुल शांत खड़ा था।
उसकी नजर उस बुजुर्ग पर टिकी थी। बुजुर्ग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कांपती आवाज में बोला, युवराज, आखिर आप लौट आए। आर्यन एक कदम पीछे हट गया। आप मुझे युवराज क्यों कह रहे हैं? मैं आर्यन हूं, एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट। बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराया। दुनिया तुम्हें आर्यन कहती है, लेकिन इस हवेली की दीवारें तुम्हें किसी और नाम से पहचानती हैं। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। आप कौन हैं? बुजुर्ग ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मेरा नाम हरिराम काका। पिछले 35 साल से मैं इस हवेली का रखवाला हूं और मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। यह सुनते ही आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? हरिराम काका धीरे धीरे हवेली के विशाल लोहे के गेट के पास पहुंचे। उन्होंने जंग लगे ताले को देखा, फिर आर्यन की तरफ मुड़े। बेटा, ये ताला किसी आम चाबी से नहीं खुलता, यह सिर्फ उसी चाबी से खुलेगा जो आखिरी वारिस के पास होगी। आर्यन ने अपनी जेब से वही पुरानी चाबी निकाली। हरिराम काका की आंखें भर आईं। हाँ, यही है राजमहल की असली चाबी। आर्यन ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। टक। जैसे ही चाबी घूमी, सालों से बंद पड़ा भारी दरवाजा अपने आप खुलने लगा। घर्रर। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। हवा अचानक तेज चलने लगी। सूखे पत्ते उड़ने लगे और हवेली के अंदर फैला अंधेरा जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। अंदर कदम रखते ही आर्यन की नजर एक विशाल हॉल पर पड़ी। धूल से ढकी हुई पुरानी कुर्सियां, दीवारों पर टंगी तलवारें, बड़े बड़े झूमर और बीचों बीच लगा एक विशाल चित्र। आर्यन जैसे पत्थर का हो गया। उस चित्र में एक शाही परिवार खड़ा था, राजा, रानी और उनके बीच लगभग 5 साल का एक छोटा बच्चा। उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था। आर्यन की सांसें रुक गईं। ये बच्चा। हरिराम काका धीमी आवाज में बोले, यही कारण है कि मैंने तुम्हें युवराज कहा। तभी आर्यन के दिमाग में अचानक तेज दर्द उठा। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें घूमने लगीं। एक छोटी सी लड़की उसके साथ बगीचे में खेल रही थी। कोई उसे घोड़े पर बैठाना सिखा रहा था। एक महिला उसे गले लगाकर कह रही थी, मेरे बेटे। और फिर धड़ाम, गोलियों की आवाज, लोगों की चीखें, आग, धुआं और किसी की आवाज, युवराज को लेकर भागो जल्दी। आर्यन अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसके माथे पर पसीना था। ये सब क्या था? हरिराम काका ने उसका कंधा पकड़ लिया। तुम्हारी यादें धीरे धीरे लौट रही हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि हवेली से लगभग 200 मीटर दूर पेड़ों के पीछे एक ड्रोन हवा में मंडरा रहा था। उसका कैमरा लगातार आर्यन की हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। स्क्रीन पर सब कुछ लाइव दिखाई दे रहा था। दिल्ली में मल्होत्रा ग्रुप के गुप्त कंट्रोल रूम में विक्रम मल्होत्रा और मायरा कपूर वही लाइव वीडियो देख रहे थे। मायरा ने धीमे स्वर में कहा, सर, वह हवेली के अंदर पहुंच चुका है। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। उसने टेबल पर रखी पुरानी फाइल खोली और ठंडी आवाज में बोला, अब प्लान बी शुरू करो। अगर वह तहखाने तक पहुंच गया तो हमारा 20 साल पुराना राज हमेशा के लिए दफन नहीं रहेगा। मायरा ने सिर हिलाया और तुरंत किसी को फोन मिलाया। फोन उठते ही उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, हवेली में घुस जाओ, वारिस को तहखाने तक हर हाल में पहुंचने से पहले रोक दो। हवेली के विशाल हॉल में आर्यन अभी भी उस पुरानी तस्वीर को देख रहा था। उसकी नजर बार बार उस छोटे बच्चे पर जा रही थी, जिसका चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हरिराम काका, क्या क्या सच में ये मैं हूं?
हरिराम काका कुछ पल तक चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, हाँ युवराज, ये तस्वीर आज से 20 साल पहले की है। उस दिन इस हवेली में आखिरी बार खुशियां थीं, और उसी रात सब कुछ खत्म हो गया। आर्यन ने तुरंत पूछा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? हरिराम काका की आंखें भर आईं। उस सवाल का जवाब तहखाने में मिलेगा। दोनों हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़ने लगे। सालों से बंद पड़े कमरों में धूल जमी थी। पुराने फर्नीचर पर सफेद चादरें पड़ी थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और गलियारे के आखिर में लगा एक पुराना दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। चर्रर! आर्यन रुक गया। काका, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? हरिराम मुस्कुराए। कुछ दरवाजे सिर्फ अपने असली मालिक के आने का इंतजार करते हैं। दरवाजे के पीछे पत्थरों की बनी संकरी सीढ़ियां थीं, जो नीचे अंधेरे में उतर रही थीं। हरिराम ने एक पुरानी लालटेन जलाई। सावधान रहना युवराज, इस तहखाने में सिर्फ राज नहीं, धोखे भी दफन हैं। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ आर्यन की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उधर हवेली के बाहर 4 काली गाड़ियां आकर रुकीं। उनमें से 6 नकाबपोश आदमी बाहर निकले। उनका लीडर था राणा, मायरा कपूर का सबसे खतरनाक आदमी। उसने हवेली की तरफ देखा और बोला, याद रखना, हमें लड़का जिंदा चाहिए, लेकिन अगर वह तहखाने का राज देख ले तो उसे वापस जिंदा नहीं जाना चाहिए। सभी हथियार निकालकर हवेली के अंदर घुस गए। इधर तहखाने के आखिर में एक गोल कमरा था। बीच में पत्थर का एक बड़ा संदूक रखा था। उस पर वही निशान बना था जो आर्यन के सिक्के पर था। हरिराम काका बोले, युवराज, संदूक खोलिए। आर्यन ने कांपते हाथों से चाबी ताले में लगाई। टक! ताला खुल गया। जैसे ही संदूक का ढक्कन उठा, अंदर एक पुरानी डायरी, एक सुनहरी अंगूठी और एक मुहर रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी मेरे बेटे के हाथ में पहुंचे तो समझना कि मैं उसे बचा नहीं सका। आर्यन के हाथ कांपने लगे। ये किसने लिखा है? हरिराम की आवाज भर्रा गई। तुम्हारे पिता ने। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जैसे ही डायरी का अगला पन्ना खोलना चाहा, तभी धड़ाम! ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। हरिराम काका का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, वे लोग आ गए। आर्यन ने घबराकर पूछा, कौन? हरिराम ने लालटेन बुझा दी। धीरे से फुसफुसाए, मल्होत्रा के शिकारी। उसी पल तहखाने के दरवाजे के बाहर किसी की भारी आवाज गूंजी, दरवाजा तोड़ दो, वारिस यहीं कहीं छिपा है। आर्यन ने पहली बार अपने पिता की डायरी को सीने से लगाया और उसे एहसास हो गया, अब यह सिर्फ अपनी पहचान की लड़ाई नहीं रही, अब यह अपने पूरे परिवार के न्याय की लड़ाई है। तहखाने के बाहर भारी कदमों की आवाज लगातार करीब आ रही थी। धड़ाम! लोहे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। राणा चिल्लाया, दरवाजा तोड़ दो, वो यहीं छिपा है। आर्यन ने घबराकर हरिराम काका की तरफ देखा। अब क्या करेंगे? हरिराम काका शांत थे। उन्होंने एक दीवार की तरफ इशारा किया। युवराज, इस तहखाने में एक गुप्त रास्ता है, लेकिन उसे खोलने के लिए कुछ समय चाहिए। उसी समय धड़ाम! दरवाजे का एक हिस्सा टूट गया। बाहर से टॉर्च की रोशनी अंदर आने लगी। हरिराम काका ने आर्यन के हाथ में डायरी, सुनहरी अंगूठी और राजमुद्रा रख दी। इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। आर्यन की आंखें नम हो गईं। काका, आप भी मेरे साथ चलिए। हरिराम मुस्कुराए। नहीं बेटा, हर रखवाले की मंजिल एक दिन यहीं खत्म होती है। आज मेरी बारी है।
उन्होंने दीवार में छिपा एक पुराना लीवर खींचा। घर्रर। पीछे की पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर एक संकरी सुरंग दिखाई दी। हरिराम बोले, यही रास्ता जंगल के बाहर निकलता है। जल्दी जाओ, आर्यन ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। हरिराम ने पहली बार उसे गले लगाया। युवराज राजा बनने के लिए कभी कभी अपने सबसे प्रिय लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अगर तुम रुके तो तुम्हारे माता पिता का सपना अधूरा रह जाएगा। तभी धड़ाम, लोहे का दरवाजा पूरी तरह टूट गया। राणा और उसके 5 आदमी हथियार लेकर अंदर घुस आए। राणा जोर से हंसा। आखिर मिल ही गया वारिस। उसने पिस्तौल सीधी आर्यन पर तान दी। लेकिन उससे पहले हरिराम काका उसके सामने आकर खड़े हो गए। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी मेरे युवराज तक नहीं पहुंचेगा। राणा हंसा। एक बूढ़ा हमारा रास्ता रोकेगा। हरिराम ने पास रखी पुरानी तलवार उठा ली। उनकी आंखों में उम्र नहीं, सिर्फ वफादारी दिखाई दे रही थी। अगले ही पल तहखाने में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। हरिराम काका ने अपनी उम्र के बावजूद 2 हमलावरों को गिरा दिया। राणा गुस्से से चिल्लाया, गोली मार दो इसे, ठाए। गोली चली और हरिराम काका के सीने में जा लगी। आर्यन चीख उठा, काका। हरिराम लड़खड़ाए, लेकिन गिरने से पहले उन्होंने पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो युवराज। अपने पिता का सपना पूरा करना। आंखों में आंसू लिए आर्यन मजबूरी में उस गुप्त सुरंग की ओर दौड़ पड़ा। राणा उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन हरिराम ने उसका पैर पकड़ लिया। राणा गुस्से से तड़प उठा। छोड़ बूढ़े। हरिराम मुस्कुराए। पहले अपने राजा से लड़ना सीख। राणा ने दूसरी गोली चला दी। इस बार हरिराम हमेशा के लिए शांत हो गए। सुरंग के दूसरी ओर आर्यन जंगल में निकल आया। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने घुटनों के बल बैठकर पहली बार वह डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटे आर्यन, अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो समझो मैं इस दुनिया में नहीं हूं। याद रखना, तुम्हारे मां बाप की मौत कोई हादसा नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से अगली पंक्ति पढ़ी और उनके कातिल का नाम है। अचानक धाय, एक गोली डायरी को छूती हुई निकल गई। आर्यन तुरंत पेड़ के पीछे छिप गया। किसी ने जंगल के अंधेरे से गोली चलाई थी। एक भारी आवाज गूंजी, डायरी हमें दे दो, वरना अगली गोली तुम्हारे सीने में होगी। आर्यन ने डायरी सीने से लगा ली। बारिश और तेज हो गई। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। घने जंगल, अंधेरा और एक अकेला लड़का जो अब अपनी पहचान ही नहीं, अपने परिवार के हत्यारों से बदला लेने की राह पर निकल चुका था।